तो हम लोगों ने कल बात की थी कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी सब्सटेंस में किन कारणों से शो होती है, ठीक है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस में किस वजह से होती है, कोई बता सकता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ओके। और कुछ? चलो तो देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉनिक मोशन और जो न्यूक्लियर मोशन है उसकी वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, अगर हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस की बात करें और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी, प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसके चारों तरफ अगर हम बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। तो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा कभी बचपन में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर पार्टिकल कैसा हो, चार्ज्ड हो, चार्ज्ड पार्टिकल, अगर ये कहीं पर भी प्रेजेंट होता है और अगर इसमें मूवमेंट हो, मूवमेंट, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओरिजिन यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। ओरिजिनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसको आप लोगों ने, मैंने जैसे कल भी एक एग्जांपल बताया था कि जब आप हेयर कॉम्ब करते हो तो वहां पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, और मूव कर रहा है आपका कॉम्ब, तो वहां पे मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप किसी भी चीज को, कॉम्ब को लेके जाओगे उस किसी भी चीज के पास में, तो वो कॉम्ब क्या करेगा, वो कंघा आप उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वहां हुआ क्या है, वहां पे एक चार्ज पार्टिकल ने मूवमेंट की है और मूवमेंट होने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट हुई है। और अगर हम यहाँ पर किसी एटम में बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि एटम में या तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में होंगे, और या फिर उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी अगर ये चार्ज पार्टिकल्स है, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट करें, हालांकि न्यूट्रॉन को अगर हम बोले तो वो कैसा है, न्यूट्रल है, उस पर चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मैग्नेटिक जो नेचर है वो वहां पर क्रिएट हो जाता है। अब प्रोटॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा प्रोटॉन्स की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल। इसको हम नेग्लिजिबल क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होता है, ये अगर न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे, न्यूट्रॉन्स भी हैं और बिल्कुल पास पास हैं और कॉम्पैक्ट रूप से यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है वो बना हुआ है, और यहाँ पर जगह नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, सिर्फ वाइब्रेशन जो है वो वहां पर कर सकता है, या अगर थोड़ा सा टाइटली कम बाउंड होगा तो हल्की फुल्की सी जो वाइब्रेशन है वो वहां पर हो जाएगी। तो इस वजह से इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम मान लेते हैं कि वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, या बहुत कम है, 1000 टाइम्स कम होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो। अब अगर इसके चारों तरफ अगर यहाँ पर हम कुछ ऑर्बिट्स बना लें, मान लीजिए कि हमने ये ऑर्बिट बना लिया, ठीक है। अब इस ऑर्बिट में हम यहाँ देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। अब ये दो तरह की मूवमेंट दिखाता है जो हमने कल भी डिस्कस की थी। दो तरह की मूवमेंट कौन कौन सी दिखाएगा, पहली मूवमेंट तो दिखाएगा जो इसकी एक्स
जो इसका जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना। सो ये जो रोटेशनल जो मूवमेंट है वो होगी, और दूसरी मूवमेंट जो होगी वो ये होगी कि ये अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माने और इसको इलेक्ट्रॉन माने, तो ये क्या करता रहता है, ये अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। तो या तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक या इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो कि ये क्लॉक, तो ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए आप इस क्लॉकवाइज वाले को, इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको +½ बोलते हो, और इसकी स्पिन क्वांटम नंबर को जहां पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको आप -½ बोलते हो। तो दो तरह की जो मूवमेंट है, एक रिवॉल्वेशन जो इस अपनी न्यूक्लियस के चारों तरफ हो रहा है, और दूसरी इसकी जो खुद की एक्सिस पर स्पिनिंग है उसकी वजह से। तो ये दो तरह की मूवमेंट इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है, और इन्हीं की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्रिएट हो जाता है। इस बारे में कल हमने थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मैं आपको जल्दी से वो वाली बात बता देता हूं कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर क्रिएट होगा तो किसी भी सब्सटेंस में 4 टाइप का मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है, या 4 टाइप की मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाती है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक होती है जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अब ये पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं वो आपको पता है कि अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें, क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिजेनरेट नहीं रहते। ये जो डी ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती है, बल्कि ये क्या हो जाते हैं, दो सेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। एक सेट आपका T2g होता है और एक आपका Eg होता है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करें, ठीक है, सो अगर हम पैरामैग्नेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे उतनी ही ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म ये शो करेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिज्म बताते हैं, ना कि मैग्नेटिज्म, ठीक है। और अगर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर पेयर्ड हुए, ये इस तरीके से अगर हम इनको पेयर कर दें, चाहे एक पेयर हो, चाहे 2 पेयर हो, चाहे 3 पेयर हो, या सारे के सारे पेयर्ड हो, तो उस तरह के जो सब्सटेंसेस होंगे उनको हम बोलते हैं, वो होते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ठीक है। सो इस तरह से ये दो टाइप के जो मैग्नेटिज्म है वो होती है किसी भी सब्सटेंस में। इसके अलावा भी दो टाइप की मैग्नेटिज्म पाई जाती है, और उसको अगर हम देखें तो एक होती है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो, एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक और एक होते हैं फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। सो ये दो टाइप के जो मैग्नेटिज्म हैं, जो फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक होते हैं, ये क्या होते हैं, इन पर अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया कि जब भी देखो, अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें तो जब शुरू में अगर हम उसको फ्री स्टेट में रखते हैं, उस एटम को, ये एटम है आपका, और इसको हम फ्री स्टेट में रखते हैं, तो ये किसी टाइप का जो मैग्नेटिज्म है वो नहीं दिखाएगा, और ना हम पता लगा सकते। अंदर मैग्नेटिज्म है लेकिन हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा लें, इसको हम दो मैग्नेट्स के बीच में रखें, तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड में जितने भी वो प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ना अलग अलग तरीके से अलाइंड होंगे। कोई कैसे मूवमेंट कर रहा होगा, कोई कैसे मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है ना, कुछ पता नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड को लगा दोगे, वैसे ही क्या होगा, इनकी ये जो रैंडम जो अलाइनमेंट है, ये एक स्पेशल अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आप इस तरीके से शो करोगे, इस तरह से एक पैरेलल अलाइनमेंट यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, ठीक है। तो ये समांतर अलाइनमेंट अगर हो जाती है इनकी, ठीक है, और एक ही दिशा में, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर जो प्रेजेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडम रूप से थे, अब यहां पर अलाइन हो जाएं, किस तरीके से, पैरेलल हो, लेकिन कैसे हो, एक दूसरे के
अपोजिट, ठीक है, Opposite. बराबर नंबर, हाँ बराबर नंबर में अपवर्ड होंगे और उतनी ही संख्या में डाउनवर्ड होंगे। तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा जहां पर पैरेलल अलाइनमेंट है लेकिन इक्वल जो डायरेक्शन है वो इक्वल है, तो उस तरह के जो सब्सटेंसेस होंगे उनको हम बोलेंगे कि वो होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे उनको? एंटी Anti-ferromagnetic. फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में तीसरे और भी एक टाइप की अलाइनमेंट हो सकती है, वो क्या होगी? वो ये होगी कि ये जो पैरेलल अलाइनमेंट है, ये पैरेलल अलाइनमेंट जो है वही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैरेलल अलाइनमेंट ही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो अलाइनमेंट है वो कैसी होगी? अनइक्वल होगी। अनइक्वल क्यों होगी? क्योंकि आप देखो डाउनवर्ड वाले कितने हैं? डाउनवर्ड वाला ये 1, 2 और 3, और अपवर्ड वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन 8 में से 5 ऐसे हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, 3 ऐसे हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो पैरेलल तो रहेगा लेकिन अनइक्वल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन होगी। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक। तो इस तरह से यहां पर हमने 4 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है: पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर, फेरोमैग्नेटिक नेचर, और यही फेरोमैग्नेटिक का एक और हमने एंटी फेरोमैग्नेटिक बता दिया, ठीक है ना, और एक आपका फेरी मैग्नेटिक। तो ये 4 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। अब इन सब्सटेंसेस में मैंने आप लोगों को जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखते हैं तब इनकी अलाइनमेंट ये चेंज होती है। अब चाहे हम किसी भी टाइप का कंपाउंड ले लें, चाहे हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड ले लें, चाहे डायमैग्नेटिक कंपाउंड ले लें, या हम फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक किसी भी टाइप का कंपाउंड ले लें, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पर गर्म करें और इसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाएं, तो हमारे पास चाहे कैसा भी कंपाउंड हो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर के पैरामैग्नेटिक हो जाता है। वो कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब देखो पैरामैग्नेटिक क्यों हो जाएगा, इस बात को अगर आप थोड़ा सा समझो तो देखो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहीं पर हैं, ये जिस तरह से आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे हैं? पेयर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड हैं, ये क्या होंगे? अपने हायर शेल के अंदर एनर्जी लेकर के और ज्यादा यहाँ से रिमूव होना शुरू होंगे या यहाँ से एक्साइट होना शुरू होंगे। तो ये इसको क्या कर देगा? अनपेयर कर देगा, और अनपेयर करेगा तो उसमें क्या आ जाएगी? पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगी, क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर को आप बताते हो कि जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिज्म को शो करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अनपेयर्ड हो जाते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाता है। तो वो वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने लगता है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये जो क्यूरी पॉइंट है या जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था, तो देखो अगर हम किसी मेटल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कॉपर हमने, सॉरी कोबाल्ट हमने ले लिया, या हमने जो है निकल ले लिया, अगर अब इनके अगर हम क्यूरी पॉइंट की बात करें तो इन सबका क्यूरी पॉइंट अलग अलग होगा। देखो ये जो है वो 1100 डिग्री के आसपास जो है इसका क्यूरी पॉइंट होगा। निकल की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्यूरी पॉइंट होगा। अगर हम सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए कि हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लें और इसके क्यूरी टेम्परेचर की बात करें तो वो तकरीबन 150 केल्विन होगा। इसी तरह से अगर हम आयरन का ऑक्साइड ले लें इस तरीके से, तो इसका अगर हम क्यूरी टेम्परेचर देखें तो वो तकरीबन 850 केल्विन होगा। तो चाहे हमारा मेटल हो एलिमेंट फॉर्म या हमारे पास में कोई कंपाउंड हो, ये सभी का एक पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट होता है जहां पर वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने लगता है।
और आप लोगों को एक चीज और बता देता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो वो भी क्या होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो भी बढ़ती जाती है, जिसको आप क्यूरी वाइस लॉ से दे सकते हो। तो ये जो चीजें थी ये हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। आज जो हम बात करेंगे, हमारी जो डिस्कशन का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कैसे होता है और मैग्नेटिज्म को किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। सो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ओरिजिन किस तरह से होता है मैग्नेटिज्म का। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है? मोशन ऑफ मोशन इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। ठीक है। और ये जो मैग्नेटिज्म है, ये दो तरह के मैग्नेटिज्म का सम होता है। दो तरह के मैग्नेटिज्म कौन से होंगे? एक तो होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। जो इस इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिट में सर्कुलेशन होने की वजह से या रिवॉल्व होने की वजह से होता है। और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसकी खुद की एक्सिस पर इसके घूमने की वजह से। ठीक है। सो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल उसमें दिखाएं, तो मान लीजिए कि हम इसको एक ऑर्बिट को, मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ये मान लीजिए कि एक ऑर्बिट है। ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर अगर हम बात करें तो यहां पर होती है म्यू एल। ये म्यू एल है क्या? ये म्यू एल है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है। और अगर हम यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके स्पिन की बात करें, तो ये स्पिन किस तरीके से हो रहा है? ये स्पिन हो रहा है या तो क्लॉकवाइज, ये इस तरह से क्लॉकवाइज, या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो जिस भी तरीके से होगा उसकी वैल्यू जो देंगे वो हम देंगे म्यू एस से। तो दो वैल्यूज हमारे पास में आएंगी। एक आएगी जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, जिसको आप म्यू एल से रिप्रेजेंट करोगे, और एक वैल्यू आएगी जिसे हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको आप म्यू एस से रिप्रेजेंट करोगे। अब एक एक करके इन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट्स को हम डिटरमाइन करेंगे कि वो कैसी होती है और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप म्यू एल से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैसे आई, किस तरीके से इसको करते हैं, वो हम बात करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव करता रहता है। ठीक है। और जब हम सर्कुलर ऑर्बिट में इसको मूवमेंट इसकी दिखाएंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वहां पर मैग्नेटिज्म तो क्रिएट होता ही होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट भी क्रिएट होता है। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर मूव कर रहा है, जैसे हम यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ये यहाँ पर मूव कर रहा है इसके चारों तरफ ये मूव अगर कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ एक सर्कुलर वायर के अंदर जिस तरह से करंट फ्लो हो रही है, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ठीक है ना। और ये जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। और इसको हम एक एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि ये जो म्यू एल है
ये दो बातों पे जो डिपेंड कर रहा है वो एक बात पे डिपेंड कर रहा है जिसको बोलते हैं आई, और दूसरी जो चीज है उसे हम बोलते हैं ए। तो इस एक्सप्रेशन से हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को दे सकते हैं, म्यू एल इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ये इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये दो क्वांटिटी है क्या, यहाँ पर आई क्या है, ये जो आई है ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। और ए क्या है, ए वो है जो ये जो रिवॉल्व हो रहा है ना, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसका जो सरफेस एरिया है ऑर्बिट का, तो ए जो है उसे हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ ऑर्बिट। ये इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो ये जो म्यू एल है, ये जो म्यू एल है इसे हम और एक और इक्वेशन से दे सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ई ओमेगा, ये ओमेगा है डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा 2 पाई सी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो ये जो वैल्यू है ई ओमेगा अपॉन पाई सी, ये किसके इक्विवेलेंट है, आई के इक्विवेलेंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उस आई के इक्विवेलेंट है। और ये जो वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, ये किसी ऑर्बिट का एरिया है। ठीक है, ये पाई एक किसी ऑर्बिट का एरिया जो है, या सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो हमने ले लिया। और जो आई इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो ई ओमेगा अपॉन 2 पाई सी हमने ले ली। अब यहाँ पर अगर हम ई की बात करें तो ई क्या है, ई है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो भी इलेक्ट्रॉन वहां पर मूव कर रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है। अच्छा, ये जो ओमेगा है ये क्या है, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो घूम रहा होगा ना, किसी ना किसी स्पीड से घूम रहा होगा। तो किसी भी उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो हम बोलेंगे इसको। 2 आपको पता ही है, पाई आपको पता है, और सी क्या है, सी आपकी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और क्या बचा, और बचा आपका पाई, पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है, और यहां बचता है आर। सो आर है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जो रेडियस है, जिस रेडियस के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व हो रहा है, उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उस कक्षा का जो रेडियस है, त्रिज्या है वो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और इसके लिए जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम आगे और चलते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसमें जब घूम रहा है, ठीक है ना, सो ये क्या होगा, ये इस प्लेन के जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका जो ऑर्बिटल मूवमेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो ऑर्बिट है ना इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो ये हमने इसको परपेंडिकुलर दिखाई दिया, और यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, L प्लस 1 का अंडर रूट H अपॉन 2 पाई। ये जो L है, ये L क्या है, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये जो स्मॉल l है, ये जो स्मॉल l है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है, ये है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं ना सबने, तो स्मॉल l की वैल्यू निकालते हो आप,
जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर उससे। तो ये जो कैपिटल एल है इसकी वैल्यू और ये जो स्मॉल एल है इसकी वैल्यू, ये दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कहीं इसको एक ना समझ लेना आपको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर दोनों ही क्या होती हैं, डिफरेंट वैल्यू इसकी होती है। ठीक है ना। अब किसी एम मास का, मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कैसा था, एम मास का था। अगर ये सर्कुलर रेडियस, जिसकी रेडियस आर है, इसकी ये रेडियस जो है वो आर है और इसका मास हम मान लेते हैं एम है। अगर ये इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी जो एल की वैल्यू होगी, इसके लिए जो एल की वैल्यू होगी उसको हम एम ओमेगा आर स्क्वायर से भी देते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन दिस और इक्वेशन ये दोनों क्या है, एक जैसी इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दो या बराबर कर दो। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि m ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल एल प्लस 1 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 पाई। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसको हम दोबारा से रीराइट और भी कर सकते हैं। वो लिख सकते हैं कि L इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो m है इसको हम यहाँ नीचे ले लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी L L प्लस 1 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 पाई m। ठीक है। सो एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो ओमेगा आर स्क्वायर है, ये जो हमारे पास ओमेगा आर स्क्वायर आया है, ये जो ओमेगा आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू को हम हमारे जो ऊपर इक्वेशन आई है उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है। कौन सी इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना एक, हमने उसका हालांकि नाम नहीं दिया, ये जो इक्वेशन है दिस वन। तो यहाँ पर देखो मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ये हमारे पास में 4 इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारे पास 5th इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। सो ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 में हम ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है अब कैसे आ जाती है। ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू को हम वहां पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आएगी म्यू एल इक्वल्स टू 2c मल्टीप्लाइड बाय एल एल प्लस 1 h 2 पाई m। इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। एक्चुअली वो इक्वेशन क्या थी आपकी, उस इक्वेशन को भी मैं अगर देखो यहाँ पे लिखूं तो वो है म्यू एल इक्वल्स टू 2 पाई c अपॉन 2 पाई c पाई आर स्क्वायर। यही थी ना इक्वेशन। यस सर। तो इस इक्वेशन को हमने देखो यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास देखो जो वैल्यू है वो ये जो ओमेगा और ये आर स्क्वायर, इसके अलावा क्या बचता है, हमारे पास बचता है e अपॉन 2c। ये पाई पाई कट जाएंगे, ये पाई और ये पाई कट जाएंगे तो e अपॉन 2 पाई और 2c। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई e अपॉन 2c। और फिर ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से इस वाली इक्वेशन से पुट कर दी। सो एल एल प्लस 1 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 पाई m। ठीक है। ये वैल्यू आ गई। इसको हम आगे और सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी म्यू एल इक्वल्स टू एल एल प्लस 1 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय, इसको इधर ले लेते हैं ई एच अपॉन, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई एम सी। ठीक है ना। ये इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर आ जाती है और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एल इक्वल्स टू एल एल प्लस 1 का अंडर रूट
बोर मैग्नेटॉन। तो ये बोर मैग्नेटॉन क्या है? तो वन बोर मैग्नेटॉन जो है वो बराबर होता है ई एच अपॉन 4πm c के। ठीक है, तो और अगर आप यहाँ पर E की वैल्यू, H की वैल्यू, पाई की वैल्यू, M की वैल्यू और C की वैल्यू, ये सब हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या है, प्लैंक कांस्टेंट क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, उसका मास क्या है और वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो क्या है। तो अगर हम इन वैल्यूज को रख देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 0.9273 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 अर्ग पर वॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास में वन जो मैग्नेटॉन है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो बोर मैग्नेटॉन में निकालते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो इस EH/4πmc के बराबर होती है, जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। ठीक बात, आगे समझ में? ये BM क्या है? बोर मैग्नेटॉन है, जिसको हम यहाँ पे जो म्यू एल है जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको मेजर करने की इकाई होती है। तो ये जब भी आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो बोर मैग्नेटॉन में निकालोगे तो ये वैल्यू हमेशा आएगी और उसको आप इसमें कन्वर्ट कर देते हो और उसकी वैल्यू ये आती है, जिससे आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पर आपको दो बातें बताई। एक बताया कि मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका इसकी वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चारों तरफ उस न्यूक्लियस के घूम रहा है उसकी वजह से। और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है? वो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरी वैल्यू क्या है? उसको हम यहाँ पर बात करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, उसको हम बताते हैं कि वो है आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे? म्यू एस। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू जो हैं म्यू एल और म्यू एस, इन दोनों के जोड़ से या इन दोनों के सम से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकल करके आता है उसका। ठीक है, सो हमने ये वाला निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं इस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उस पर हम बात करते हैं। ओके, सो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करेगा, जैसे जब रोटेशन कर रहा था उसके चारों तरफ, अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेशन कर रहा था, तब भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा था। लेकिन अगर खुद की एक्सिस पर अगर रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तब भी इसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा? वो भी परपेंडिकुलर होगा उस ऑर्बिट के, जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा था ना, इस ऑर्बिट में हम घूम रहा था। तो इसमें हमने यहाँ पर दिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इस तरीके से घूम सकता है। तो ये भी क्या है? इसके परपेंडिकुलर, इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होता है और इसको हम देते हैं इससे एंगुलर, स्पिन एंगुलर मोमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है S+1 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये जो S है, कैपिटल S, ये क्या है? ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये जो स्मॉल s है वो क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है ना, तो कैपिटल S है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्मॉल s है स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, सो अगर हम इस मैग्नेटिक मूवमेंट को देखें कि ये जो स्पिन की वजह से आया है, तो हम इसे स्पिन ऑनली फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस इक्वल्स टू S+1 का अंडर रूट म्यू बी, या बोर मैग्नेटॉन, इसको बोर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं, है ना, बोर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, सो एक इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर ये जो, अच्छा मैंने इसको अधूरा लिख दिया था, ये 2 पाई, इसका मतलब ये H/2 पाई का मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम की, वो कैसी है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है ना, वो वैल्यू कैसी है? क्वांटाइज्ड है। तो दो इक्वेशंस हमारे पास में आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई और एक इक्वेशन हमारी ये पास में ये 2 आ गई।
अब ये जो स्मॉल एस है वो आपको पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर है, और ये जो वैल्यू है जिसको हम ये म्यू बी क्या है, ये ई एच अपॉन, अभी ऊपर देखा था ना, ई एच अपॉन 4πmc, वन बोर मैग्नेटॉन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं म्यू बी, और इसकी वैल्यू होती है ई एच अपॉन 4πmc, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये यहाँ ये जो वैल्यू है वो हम इसको यहाँ इससे पुट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो म्यू एस की वैल्यू आती है वो आपने पढ़ी होगी, वो है आपकी n+1 का अंडर रूट म्यू, या बोर मैग्नेटॉन, यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन। तो इस वैल्यू से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि जो आपके कोई भी सिस्टम है या कोई भी एलिमेंट है या आयन है, उसका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो इस तरह से हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो इन दोनों के जो जॉइंट मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंटम, उसका सम हम ले लेते हैं और उस कंपाउंड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बता सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में सब लोगों को? ओके, अब ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो थियोरेटिकली हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला है इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से निकालें। ठीक है ना, अभी तो हमने ये सब थियोरेटिकली निकाला है कि हाँ सब ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इन दोनों का सम हम ले लेते हैं तो हमारे पास उस कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट निकल करके आ जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली निकालने से पहले कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें इस मैग्नेटोकेमिस्ट्री में बार बार इस्तेमाल होंगी, उन टर्म्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो बेसिक टर्म्स जो हैं वो क्या है। तो ये आपके पास में जो बेसिक टर्म्स हैं किसकी, मैग्नेटोकेमिस्ट्री की, मैग्नेटो केमिस्ट्री की, वो आप लोगों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो टर्म्स क्या होती हैं। ओके, तो पहला टर्म जो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण। मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या आप लोगों को मालूम है मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? नहीं, ओके, हाँ बताओ। आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि जब भी हम किसी सब्सटेंस में, मान लीजिए कि ये आपका कोई सब्सटेंस है, जब भी हम इस सब्सटेंस के को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रखो, ये मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट इधर और एक बार मैग्नेट इधर, दोनों अपोजिट, ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। जब भी हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे किसी भी सब्सटेंस को, जो कैसा है, ये सब्सटेंस कैसा है, ये सब्सटेंस कैसा है, नॉन मैग्नेटिक या एक साधारण सब्सटेंस, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा नहीं है। तो वैसे तो हमें मालूम है फैराडे के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस जो है वो नॉन मैग्नेटिक नहीं होता, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। जब हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे और अब यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगाएंगे, तो जब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाएंगे
तो ये जो सब्सटेंस जो इसके बीच में रखा हुआ है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा, अपने आप इंड्यूस हो जाएगा या प्रेरित हो जाएगा। तो पहले आप करते थे कि मैग्नेट से किसी भी चीज को घिस लेते थे और फिर देखते थे देखो मैंने मैग्नेट बना दिया। तो ऐसा ही वो क्या था, वो मैग्नेटिक इंडक्शन था कि जब हम किसी मैग्नेटिक चीज को पास में रखते हैं किसी कम मैग्नेटिक चीज के, तो जो कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली जो सब्सटेंस होगा उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है या इंड्यूस हो जाती है। ठीक है ना। सो वो ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरह से मूव करने लगेगी। ये पैरेलल लाइंस, ये थोड़ा थोड़ा इसका घुमाव आप लेते रहोगे। है ना, ऐसे ही नीचे से। सो ये डायग्राम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि अगर हमने इसको इसके बीच में प्लेस किया है दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, तो यहाँ पर ये जो रेड स्पॉट में जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है इसमें मैग्नेटिक नेचर क्रिएट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। या इसको दूसरे तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, इसके यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी उसका उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जिसको हम एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता ही है कि कोई चीज कितनी ज्यादा कहां पर है, ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। और आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा इस तरीके से चलती रहती है, किसी भी बार मैग्नेट। हमारी जो अर्थ है वो भी एक टाइप